नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम जुलाई मंथ का करंट कवर करेंगे। लेकिन ये जुलाई मंथ का पार्ट 2 है, क्योंकि पिछले करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे बताया था कि पार्ट 1 इसमें हो रहा है और पार्ट 2 हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। तो वही है, पार्ट 2 है। और हमारा ये प्रयास है कि इसी के माध्यम से इधर जितने भी एक साल के करंट अफेयर्स हैं आप लोगों की तैयारी करवा दें, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावना है वो सब कवर करवा दें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। और ये रिपोर्ट अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, 7 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा। फिर रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष और जलवायु परिवर्तन विश्व भर में विस्थापन के मुख्य उत्तरदायी कारण बने हुए हैं। मतलब ये रिपोर्ट ये कह रही है कि जो संघर्ष और जलवायु परिवर्तन है वही विस्थापन के मुख्य कारण बने हुए हैं। अब संघर्ष में कई चीज़ों का संघर्ष है, उसमें एक आजीविका का संघर्ष है, एक पर्यावरणीय संकट है, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सब आप बता सकते हैं जोड़ करके। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासियों की संख्या 281 मिलियन है। सोचिए, इतने लोग जो है वो प्रवासी हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। विश्व में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आबादी भारतीयों की है। भारतीय प्रवासियों का मुख्य गंतव्य स्थल संयुक्त अरब अमीरात है। देखिए, सबसे पहला तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जो प्रवासी हैं सबसे ज्यादा किस देश के हैं? तो भारत के हैं। पहला फैक्ट। और दूसरा फैक्ट, भारत के अगर प्रवासी सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं तो वो रहते हैं संयुक्त अरब अमीरात में। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। आपको यूएसए भी दिया रहेगा, सऊदी अरब भी दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर 1 पे यूएई है, नंबर 2 पे अमेरिका है, और नंबर 3 पर जो है वो सऊदी अरब है। तो ये चीज़ें रखिएगा कि अगर भारत की जो सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ हैं तो वो संयुक्त अरब अमीरात में हैं। तो चलिए, ये हो गया। फिर रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2022 में भारत को 11 बिलियन डॉलर, सॉरी, 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण प्राप्त हुआ, जो विश्व के अन्य देशों में सर्वाधिक है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि देखिए, ये इस पे तो आप अगर नहीं याद कर पा रहे तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि सबसे ज्यादा भाई सबसे ज्यादा प्रवासी किसके रहते हैं? भारत के रहते हैं। तो यदि भारत के प्रवासी बाहर रहेंगे तो ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा धन भी भेजेंगे अपने मातृ देश में। तो वही है कि भारतीय जो प्रवासी हैं वो सबसे अधिक अपने मातृ देश में धन भेजते हैं। और ये क्रम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 पे भारत है, नंबर 2 पे मैक्सिको है, और नंबर 3 पे चीन है। देखिए, चीन नंबर 3 पे है और 2 पे मैक्सिको है। मैक्सिको आप समझ रहे होंगे कि जो उत्तरी अमेरिका का देश है, जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसी के जस्ट नीचे मैक्सिको है। और फिर चौथे नंबर पे जो है आपका फिलीपींस है, और 5वें नंबर पे जो है वो फ्रांस है। यहाँ के प्रवासी अपने देश में सबसे ज्यादा धन को प्रेषित करते हैं। तो अब इन बिंदुओं के माध्यम से यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो आप करने में सक्षम होंगे, और मुझे विश्वास है कि इससे बाहर कोई प्रश्न बनेगा भी नहीं। तो चलिए, अब दूसरा प्रश्न देखिए। भारत नेपाल सीमा विवाद, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और आप देखेंगे कि ये आपके आईआर में भी मतलब बहुत उपयोगी भूमिका निभाएगा और करंट अफेयर्स में भी। तो 2 मई 2024 को नेपाल सरकार ने 100 रुपए का एक नोट जारी किया, जिसमें भारत के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्र को अपने मानचित्र में दिखाया है, जिसे भारत ने विरोध किया। मतलब ये जो क्षेत्र है लिपुलेख का, लिम्पियाधुरा का और काला पानी का, इसको जो है भारत मतलब नेपाल ने उसको अपने मानचित्र में दिखाया है। और भारत का ये है, ये दावा है कि ये हमारे क्षेत्र हैं, और इसका भारत ने विरोध भी किया है। फिर काला पानी क्षेत्र पर भारत और नेपाल दोनों दावा करते हैं। काला पानी जो क्षेत्र है का जो नाम पड़ा है वो किसके नाम पर पड़ा है? काली नदी के नाम पर। और ये नदी याद रखिएगा, नेपाल में इसे महाकाली कहा जाता है,
नेपाल में इस नदी को महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यही महाकाली जो नदी है बेसिकली भारत और नेपाल के बीच जो है वो सीमा, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। और इसी के उद्गम को लेकर के जो है वो दोनों देशों के सरकारों में मतभेद है। अभी आगे आएगा और ज़्यादा क्लियर होगा। यह नदी भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में है। काली नदी का स्रोत भारत और नेपाल के बीच विवाद का मुद्दा रहा है, जो मैंने अभी पीछे बताया है। देखिए, भारत का मत है कि काला पानी जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। मतलब भारत ये कह रहा है कि जो ये काला पानी जो जगह है वो उत्तरा जो खंड है उसके पिथौरागढ़ जो जिला है उसमें अवस्थित है, जहां से काली नदी निकलती है। मतलब जो काली नदी का उद्गम है वो भारत कहाँ मानता है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले को मानता है। वहीं दूसरी ओर नेपाल का मानना है कि नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से या लिपुलेख से है। मतलब ये जो काली नदी है और जिसे नेपाल में महाकाली बोला जाता है, तो भारत कहता है कि ये हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से है, जबकि नेपाल का मानना है कि ये जो इसका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से, लिपुलेख जो दर्रा है वहां से है या फिर लिम्पियाधुरा से है। और दोनों ही स्थलों को नेपाल अपने सुदूर पश्चिम प्रांत का हिस्सा मानता है। मतलब ये जो लिम्पियाधुरा है और जो लिपुलेख है इसको नेपाल अपने क्षेत्र के अंतर्गत मानता है। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है, अब आपने तो पीछे देख लिया कि भाई महाकाली नदी को लेकर के जो उसकी सीमा है जो जैसे से बहती है वही भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का कारण है, क्योंकि नेपाल जो है उसको कुछ मानता है, भारत कुछ मानता है। तो यहाँ से जो भी फैक्ट आएगा वो तो आप कवर कर लेंगे, लेकिन इसी से संबंधित एक सुगौली की संधि है। ये हिस्ट्री ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि चूंकि भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद की टकराहट जो है वो बढ़ रही है और अब तो और बढ़ने की आशंका प्रबल हो गई है, क्योंकि आप सभी जान रहे होंगे कि नेपाल में जो है वो माओवादी समर्थित जो सरकार है केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में पुनः बन गई है। और इनका जो झुकाव रहता है वो प्रो चाइना है, जबकि इसके पहले जो प्रचंड थे, हालांकि स्टार्टिंग में उनका भी झुकाव चाइना के प्रति था, लेकिन भारत ने उनको जो है समझा बुझा करके या जो भी है अपनी कूटनीति के तहत उनको अपने पाले में लाया। लेकिन अभी हाल ही में वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है, आप लोग न्यूज में देख ही रहे होंगे। तो ये जो टॉपिक है ये फिर जो है गरमाने वाला है और इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और इसी से संबंधित इतिहास में एक संधि हुई है, सुगौली की संधि, और ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम बता दे रहे हैं कि ये संधि कब हुई थी, 1816 में। और इसमें जो है काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में जो है वो चिन्हित किया गया था सुगौली की संधि के माध्यम से। फिर चूंकि काली नदी के उद्गम को लेकर अस्पष्टता नहीं है, अतः भारत और नेपाल के बीच इस प्रकार का सीमा विवाद उत्पन्न हो गया है। और देखिए, पहले ये सब समस्याएं नहीं थी। पहले भारत नेपाल जो है वो शाश्वत मित्र थे, और शाश्वत मित्र ही नहीं, भारत और नेपाल के रिश्तों को लेकर के कहा जाता है कि यहाँ जो है रोटी बेटी का संबंध था। और आप देखेंगे कि जो नेपाल से सटे जो राज्य हमारे उत्तराखंड हुआ, चाहे कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हुआ, फिर बिहार का हुआ, तो ये लोग क्या है कि अपनी मतलब शादी विवाह एक दूसरे के यहाँ करते थे और एक अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध था। इसमें दिक्कत तब आती है जब चाइना हस्तक्षेप करता है, और जब तक यहाँ राजशाही थी, तब तक तो कोई समस्या थी ही नहीं, क्योंकि वहाँ के जो राजा होते थे वो भारत को बहुत लाइक करते थे और भारत से बहुत बेहतरीन संबंध थे। लेकिन आप सभी जानते होंगे कि राजशाही का अंत होता है और वहाँ जो है लोकतंत्र की स्थापना होती है, और वो लोकतंत्र भी एक तरीके से फैंटम लोकतंत्र ही साबित हो रहा है, क्योंकि वहाँ देख रहे हैं कि सत्ता जो है वो हर 4-6 महीने साल भर पे बदलती जा रही है। और वहाँ फिर दूसरा जो फैक्टर है वो चीन की एंट्री है, क्योंकि चीन के तो एक मकसद ही होता है कि वो भारत को जो है वो चैन से नहीं रहने देगा, और उसकी कूटनीति में यही है कि भारत के पड़ोसी जो देश हैं उससे भारत के संबंधों को खराब कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर।
चूंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला है और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जब कभी देश का पहला, प्रदेश का पहला, विश्व का पहला है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। तो चूंकि ये प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर की बात हो रही है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जानिए कि मई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने बाराबंकी के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया। कहाँ पर? ये जिला याद रखिएगा, बाराबंकी, और गांव कौन सा है? ये भगौली है। इसके तहत 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित जो है वो किया गया है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। सेला सुरंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यही जान लीजिए कि सेला सुरंग किस राज्य में है, तो ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आयोग सीधे सीधे पूछ ले तो सेला सुरंग के बारे में पूछ लेगा कि सेला सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। 4 उदाहरण दे, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, फिर इधर दे देगा लद्दाख, और फिर उत्तराखंड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में जो है वो मान्यता प्रदान की गई है। ये क्यों महत्वपूर्ण है सेला सुरंग? तो सबसे पहले ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये देश की सबसे ऊंची सुरंग है। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया और इसका उद्घाटन कब हुआ है? 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी द्वारा, मतलब पीएम के द्वारा जो है इसका उद्घाटन हुआ है। और इसके उद्घाटन को भी लेकर के, चूंकि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है, और इसको उद्घाटन को लेकर के भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री स्वयं गए थे, ना कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। और जब ऐसी कोई भी घटना रहे तो जो भी पर्सन उद्घाटन करे उसके बारे में मतलब उसको कायदे से पढ़िएगा, क्योंकि वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण जो है वो फैक्ट हो जाता है। तो चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। फिर यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 जारी हुआ है। देखिए ये 30 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा, सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है कि यात्रा और पर्यटन जो सूचकांक है वो जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। और देखिए ये जो मैं कह रहा हूँ इसको आप लोग गौर से मतलब ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप करंट अफेयर्स की PYQ देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब सूचकांक के बारे में नहीं, मतलब ये पूछ रहा है कि ये सूचकांक जारी कौन कर रहा है। तो ये सूचकांक जो है यात्रा और पर्यटन जो सूचकांक है वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में जो भारत की रैंक कितनी है? 119 रैंक है। और 119 देशों में 39 रैंक है, मतलब 119 देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे और उसमें जो है भारत को 39वीं रैंक मिली है। जबकि 2021 में भारत जो है वो 54वें स्थान पर था, यानी कि भारत की जो रैंक है वो बेहतर हुई है पहले से, क्योंकि 2021 में जहां हम 54 स्थान पे थे वही 2024 में आते आते हमारी जो रैंकिंग है वो 39 हो गई है। तो आपको ये याद रखना है 39 और ये विश्व आर्थिक मंच। तो यहाँ से ये 2 फैक्ट महत्वपूर्ण है। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। KKR ने तीसरी बार IPL का खिताब जीता 2024, मतलब जो कोलकाता नाइट राइडर्स है वो तीसरी बार जीता है। तो सबसे पहला आपका महत्वपूर्ण फैक्ट तो यही हो गया कि मतलब KKR ने कितनी बार जो है IPL खिताब को जीता है? तो तीसरी बार जीता, मतलब 3 बार वो जीत चुका है। फिर ये संस्करण कौन सा था? तो ये जो था ये 17वां संस्करण था। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये पूछ लेता है कि कौन सा संस्करण था। तो 17वां संस्करण था। और फिर इसमें एक प्रश्न और भी पूछ सकता है कि इसमें कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया? तो इसमें 10 फ्रेंचाइजी टीमों ने प्रतिभाग किया था। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि KKR ने तीसरी बार जीता, फिर 17वां संस्करण था और इसमें 10 फ्रेंचाइजी टीमों ने जो है वो भाग लिया। KKR के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर हैं।
ने सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कौन है, पैट कमिंस है, को पराजित किया। मतलब केकेआर अगर जीत रहा है तो सेकंड रनर अप कौन रहा है, तो सनराइजर्स हैदराबाद। केकेआर के कप्तान कौन है, श्रेयस अय्यर। सनराइजर्स के कप्तान कौन है, पैट कमिंस। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आईपीएल 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नारायण को दिया गया। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर अगर ऑरेंज कैप की बात करें, ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ऑरेंज कैप जो दिया गया विराट कोहली को दिया गया, और पर्पल कैप जो मिला है वो किसको मिला है, वो हर्षल पटेल को मिला है। फिर आईपीएल 2024 में कुल मिलाकर 11 बल्लेबाजों ने 12 शतकीय पारियां खेली हैं, जिनमें राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को 2 शतकीय पारियां शामिल हैं। मतलब 11 जो बल्लेबाज हैं उन लोगों ने 12 शतक लगाए हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के जो जोस बटलर हैं इन्होंने 2 शतक लगाए हैं। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। फिर आईपीएल 2024 में सर्वाधिक 42 जो 6 लगाया गया है वो अभिषेक शर्मा द्वारा लगाया गया है, तथा सर्वाधिक 64 जो 4 लगाया गया है वो ट्रेविस हेड द्वारा लगाया गया है। और दोनों किस टीम के हैं, तो ये दोनों हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से हैं। तो आईपीएल से संबंधित जहां तक मैंने जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको मैंने करा दिया है, और मुझे भरोसा है कि इससे बाहर तो नहीं जाएगा। तो चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। तो इस समय जीएसटी अपीलीय जो न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो नए बनाए गए हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए कि मई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई। मतलब ये पहले अध्यक्ष हैं जो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण बना है, इसके जो पहले अध्यक्ष है कौन है, संजय कुमार मिश्रा हैं। और चूंकि ये पहले अध्यक्ष हैं, पहली बार इस संस्था का गठन हुआ है, तो समझ लीजिए कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। फिर जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मतलब जो जीएसटी से संबंधित जो विवाद हैं उसको ये जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जो है वो सुलझाने का प्रयास करेगा। और ये जो ट्रिब्यूनल का जो गठन हुआ है ये पहली बार हुआ है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन है, तो ये है संजय कुमार मिश्रा जी हैं, पूर्व जो है वो न्यायमूर्ति हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, हमारे संस्थान द्वारा जो है वो जीएस पेपर 1 का जो बैच है वो तो कल से ही स्टार्ट हो रहा है। बाकी और जीएस 1 2 3 4 5 6 किसी भी बैच से आप जुड़ने के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। इसके माध्यम से हम इतना ही बताएंगे कि यहाँ आपको डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको उसको लिख करके भेजना होता है इसी तरीके से पीडीएफ में, और संस्थान द्वारा प्रॉपर वे में मार्किंग कर दी जाती है, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है। और फिर जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाता है तो सेम डे ही आपको उस प्रश्न का जो है वो मॉडल आंसर भी संस्थान द्वारा दे दिया जाता है। तो इसके माध्यम से आपके टॉपिक वाइज प्रत्येक जो जितने भी टॉपिक उसमें जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू हैं, साथ ही साथ जो संभावित प्रश्न हैं, दोनों का टेस्ट हो जाता है और आपके सिलेबस को कवर करते हुए होता है। और जब आप हमारे अगर पूरे बैच को ज्वाइन करेंगे जिसमें 1 से 6 तक है, यदि आप पूरा कवर करते हैं तो करीब करीब आपके पास 500 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा। तो सोचिए कितनी सहूलियत रहेगी आपके लिए मुख्य परीक्षा में। तो चलिए सूचना समाप्त हुई। अगर हमारे किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उन नंबरों पर संपर्क करें। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है वो करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया की राष्ट्रीय जो है वो राजदूत नियुक्त की गई हैं। कौन, तो करीना कपूर। और इस भूमिका में वो करेंगी क्या, तो वह प्रत्येक बच्चों के बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के अधिकार को आगे बढ़ाने में इस गैर लाभकारी संगठन का जो है वो समर्थन करेंगी। तो यूनिसेफ इंडिया के यदि ब्रांड एम्बेसडर की बात किया जाए जो भारत में, तो वो है करीना कपूर खान। फिर जो हम अगला हमारा है डेंगू के लिए एक नया टीका जो है वो बना है, और इसका नाम क्या है,
TAK-003। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप सभी जान रहे हो कि बरसात का सीजन है, और बरसात के बाद डेंगू का जो कहर होता है वो किस स्तर पे होता है। तो और चूंकि इसके पहले एक जो है टीका इसका बनाया जा चुका है, ये दूसरा टीका बनाया गया है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए कि 10 मई 2024 को डेंगू के लिए एक नए टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है। इस वैक्सीन को क्यूडेंगा के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो वैक्सीन है TAK-003, इसको क्यूडेंगा के भी नाम से जाना जाता है। यह फार्मा कंपनी सनोफी पाश्चर द्वारा विकसित डेंग वैक्सिया के बाद WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली दूसरी डेंगू वैक्सीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दूसरी डेंगू वैक्सीन है। जो पहली डेंगू वैक्सीन कौन थी? तो डेंग वैक्सिया थी, और अभी दूसरा कौन है? क्यूडेंगा है। और इन दोनों के निर्माता कौन है? तो सनोफी पाश्चर हैं। तो ये 2-3-4 फैक्ट महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। चलिए आज के हमारे जो अंतिम टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक जो है वो देश बन गया है, मतलब तीसरे नंबर पे है। और इसके बारे में थोड़ा आप जानिए कि 8 मई 2024 को यूके स्थित अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 जो है नामक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन में 9वें स्थान पे था, वर्ष 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो सबसे पहले इस संस्था को याद रखिए कि यूके स्थित अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने जारी किया है ये। दूसरी चीज, भारत की जो रैंकिंग थी वो पहले 2015 में 9वें स्थान पे थी, वर्तमान में तीसरे स्थान पे है। और भारत ने किस देश को पीछे किया है? तो भारत ने जो है वो जापान को पिछाड़ के ये दर्जा हासिल किया है। और सबसे पहले स्थान पे कौन है? चीन। देखिए ये क्रम भी याद रखिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि हो सकता है इस क्रम से ही प्रश्न आ जाए। तो सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में सबसे पहले स्थान पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पे भारत, चौथे नंबर पे जापान है, और 5वें नंबर पे जो है वो जर्मनी है। तो चलिए आज हम जो है वो जुलाई माह के पूरे करंट अफेयर्स को कवर कर लिए हैं, और मुझे भरोसा है कि यहाँ से यदि आप इसको कायदे से कर लेंगे तो इससे बाहर जो है नहीं मिलेगा। और लास्ट में जब घटना चक्र की आई दृष्टि आएगी तो उससे भी हम करवा देंगे। तो अगर वो दोनों वीडियो मिला के हमारा देख लेंगे तो करंट अफेयर्स में काफ़ी जो है आप मतलब एक तरीके से अच्छा फील करेंगे, आपको लगेगा कि नहीं ठीक है हमारा करंट अफेयर्स तैयार है। तो ठीक है आगे देखिए, थोड़ा सा भी जाइएगा नहीं। हाँ, करंट अफेयर्स 2024 अगस्त पार्ट 1। देखिए अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो अगस्त माह के करंट अफेयर्स पे आएगा, क्योंकि जुलाई मैंने कवर करा दिया है, अब अगस्त पे कराने वाले हैं। और इसका जो है वो पार्ट 1 आएगा। तो आप लोग इसको भी आएगा तो देखिएगा, इसका इंतजार करिए। और सबसे लास्ट में ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका आपको PDF वहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ यहाँ टाइम टू टाइम निःशुल्क मिलती रहती हैं हमारे संस्थान द्वारा। और फिर ये हमारा YouTube चैनल है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, तो इसलिए इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे इसका विस्तार हो और भी बच्चों के पास मतलब इसका लाभ मिले। और साथ ही साथ ये हमारे संदीप मिश्रा ऑफिशियल दूसरा चैनल है, और यदि आप लोगों ने इसको लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे भी लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम टाइम टू टाइम यहाँ भी आपकी परीक्षा से उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते रहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।